Hello friends, welcome back to our channel UPSC Decode where we are decoding modern history right now. आज का टॉपिक है इंडिया ऑन द ईव ऑफ ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट। लास्ट के वीडियो में हमने लेटर मुगल्स के बारे में काफी डिटेल में डिस्कशन किया था। तो आपको क्या लगता है कि 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है उसके बाद मुगल एम्पायर खत्म हो गया था, या फिर एम्पायर ने धीरे धीरे अंदर से डिक्लाइन होना शुरू किया और उसकी जगह ले ली पावरफुल रीजनल स्टेट्स और विदेशी ताकतों ने? तो 18th सेंचुरी में इंडिया का जो पॉलिटिकल मैप था वो बिल्कुल बदल चुका था। एक तरफ वीक और डिवाइडेड उत्तरवर्ती मुगल्स थे यानी कि लेटर मुगल्स, तो दूसरी तरफ राइजिंग मराठास, निजाम, सिख्स और बंगाल जैसे रीजनल पावर्स थे, और साथ ही साथ तीसरी तरफ थे यूरोपियंस जो यूरोप से सिर्फ व्यापार करने के लिए भारत आए थे, लेकिन अब वो भारत के पॉलिटिक्स में एंटर कर चुके थे। तो इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि कैसे मुगल एम्पायर जो था वो अपने ही बोझ के नीचे दबकर टूट गया और कैसे 18th सेंचुरी में इंडिया ने एक नए दौर में कदम रखा। तो चलिए शुरू करते हैं एक डिटेल्ड और एग्जाम ओरिएंटेड ब्रेकडाउन के साथ। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि 18th सेंचुरी में पॉलिटिकल सिनेरियो क्या था, राजनीतिक स्थिति क्या थी। क्लियर? तो पहला टॉपिक आपको आ जाएगा, ये तो मैं एक बैकग्राउंड दे रहा हूं कि 18th सेंचुरी में आखिरकार हो क्या रहा है। तो सबसे पहले आता है 18th सेंचुरी का पॉलिटिकल सिनेरियो। तो ये जो समय था ये एक ट्रांजिशन का समय था। एक तरफ मुगल एम्पायर था जो बस अब नाम मात्र का एम्पायर था, बस एक नाम का साम्राज्य था, और दूसरी तरफ जो रीजनल पावर्स थे वो लोग उभर रहे थे। तो 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है उसके बाद मुगल एम्पायर में एक पावर वैक्यूम क्रिएट हो गया। जो सेंट्रलाइज्ड एम्पायर एक समय भारत के बहुत बड़े हिस्से पर कंट्रोल करता था वो धीरे धीरे टूटकर छोटे छोटे रीजनल अथॉरिटीज यानी प्रांतीय शासन में तब्दील होने लगा। दिल्ली का जो बादशाह था, जो मुगल एम्पायर था दिल्ली में, वो अब एक सिंबल बनकर रह गया था, और जो वास्तविक शक्ति थी, जो रियल पावर थी ग्राउंड लेवल पे, वो इस बादशाह के पास नहीं थी। उसका कंट्रोल सिर्फ दिल्ली और आसपास के कुछ इलाकों तक ही सीमित रह गया था। और सबसे बड़ी बात थी सक्सेशन वॉर्स। सक्सेशन वार का मतलब हो गया उत्तराधिकार का युद्ध, यानी कि कोई राजा मर जाता है तो उसके बाद गद्दी पाने के लिए जो उत्तराधिकारियों में युद्ध होता है उसको बोलते हैं उत्तराधिकार का युद्ध, दैट इज सक्सेशन वॉर। यानी गद्दी के लिए लड़ाइयां ये जो थी वो एक के बाद एक बढ़ती चली गई। हर एक नया बादशाह एक और बिखरे हुए एम्पायर को इनहेरिट करता था, यानी जब भी वो बादशाह बनता था तो जो साम्राज्य था वो पहले से कमजोर हो चुका रहता था, और उसके पास ना तो पॉलिटिकल विल होती थी और ना ही सैन्य ताकत यानी कि मिलिट्री स्ट्रेंथ होती थी, और एम्पायर को दोबारा एकजुट करने की उसके पास क्षमता भी नहीं होती थी। पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, राजनीतिक अस्थिरता का सीधा फायदा उठाया लोकल रूलर्स ने। उन्होंने अपने अपने रीजन्स में इंडिपेंडेंस को डिक्लेयर कर दिया, जैसे कि बंगाल हो गया, अवध हो गया, हैदराबाद हो गया, पंजाब हो गया और मराठा एम्पायर हो गया। ये आप मैप में देख सकते हैं, मैं इसलिए मैंने मैप को यहाँ पे डिनोट किया। ये मराठा वाला रीजन हो गया, ये बंगाल वाला रीजन हो गया, ये हैदराबाद का निजाम वाला रीजन हो गया, ये नीचे कर्नाटिक हो गया। तो ये सारे, ये नदन सरकार हो गया। तो ये सारे रीजन्स मैंने आपको दिए हैं ताकि आपके माइंड में एक आइडिया आ जाए कि कौन से लोकेशन कहाँ पे थे। क्लियर? तो अब देखो, तो पॉलिटिकल जो इनस्टेबिलिटी थी उसका फायदा किसने उठाया? तो लोकल रूलर्स ने, जैसे बंगाल, अवध, पंजाब, मराठा एम्पायर, हैदराबाद एक्सेट्रा। एम्पायर के अंदर के भी जो हालात थे वो अच्छे नहीं थे। नोबल फैक्शंस में बढ़ चुके थे, कोर्ट पॉलिटिक्स जो थी वो काफी ज्यादा डोमिनेंस में थी, और जो सेंट्रल अथॉरिटी थी यानी केंद्रीय शक्ति जो थी वो एक फॉर्मल इंस्टीट्यूशन बन चुकी थी। तो 18th सेंचुरी के शुरुआती दौर में ये चीज क्लियर हो गया था कि मुगल पावर अब सस्टेन नहीं कर पाएगी, और इंडिया के रीजनल फ्रेगमेंटेशन का दौर भी अब शुरू हो चुका था। औरंगजेब के बाद जो भी बादशाह आए उनमें ना तो लीडरशिप क्वालिटी थी, ना ही मिलिट्री पावर थी, और ना ही उनके पास कोई पॉलिटिकल विजन था। उनका बस एक ही गोल था कि वो बस अपनी गद्दी को बचाए रखें, चाहे एम्पायर जिंदा रहे या वो टूट जाए। तो सबसे पहले आता है इसमें बहादुर शाह फर्स्ट, 1707 से 1712। उसने कोशिश की थी कि सबको साथ लेकर चले, राजपूत, मराठा और सिखों के साथ उसने रिकंसिलिएशन का एटीट्यूड को अपनाया था।
लेकिन उसके पास वो अथॉरिटी नहीं थी कि वो अपने पूर्वजों के जैसे, जैसे अकबर, शाहजहां, औरंगजेब, उस उन लोगों के जैसी उसके पास अथॉरिटी नहीं थी कि वो साम्राज्य को एकजुट कर सके। अब इस कारण से इसका रिजल्ट क्या हुआ? तो टेम्पोररी पीस तो आया, यानी कुछ समय के लिए शांति रही, लेकिन जो एम्पायर था वो एकजुट नहीं हो पाता। उसके बाद एक और रूलर आता है 1719 में, मोहम्मद सारंगीला। अब देखो, अब 12 यहाँ से 12 से सीधा 19 चला गया है हम लोग। तो इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया है जहां पे हमने काफी डिटेल में जो लेटर मुगल्स हैं, जो उत्तरवर्ती मुगल्स हैं, जो वीक मुगल्स हैं, उनके बारे में हमने बहुत डिटेल में डिस्कशन किया है। और मैंने आपको ये भी बोला था कि इस वीडियो का जो पर्पस है लाने का, वो है कि जब हम लोग डिस्कशन करेंगे इंडिया ऑन द ईव ऑफ ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट, तो वहां पे एक लिंकेज ड्रॉ होगा। तो आप पहले उस वीडियो को देख लेना, उसके बाद फिर आप इस वीडियो को देखना। क्लियर? तो अब देखो, अब आता है मोहम्मद सारंगीला 1719 से लेकर 1748 तक। इसके नाम से ही लगता है कि इसका ज्यादा जो फोकस होगा वो लग्जरी पे होगा, म्यूजिक पे होगा, डांस पे होगा और कोर्ट कल्चर पे होगा। मोहम्मद सारंगीला के पास ना तो कोई पॉलिटिकल विल थी, ना ही इसके पास मिलिट्री लीडरशिप थी। उसके टाइम में जो मुगल कोर्ट था, जो दरबार था, वो पूरी तरह नोबल्स के कंट्रोल में चला गया था। कोर्ट में फैक्शनलिज्म छाया हुआ था। फैक्शनलिज्म का सिंपल मतलब आप समझो कोर्ट पॉलिटिक्स, यानी जो दरबारी लोग थे वो आपस में गुट बनाकर षड्यंत्र रचते रहते थे। एक नोबल ग्रुप दूसरे नोबल ग्रुप से लड़ रहा था, और जो बादशाह था वो बस एक सिंबॉलिक हेड बनकर रह गया था, जो असली पावर से अलग था। तो ये चीज क्लियर है कि जो लेटर मुगल्स हैं उनके इनकॉम्पिटेंस और कोर्ट पॉलिटिक्स ने एम्पायर को अंदर से खोखला बना दिया था। और जब सेंट्रल लीडरशिप जब कभी भी वीक होती है तो पूरे एम्पायर में अस्थिरता यानी कि इनस्टेबिलिटी फैल जाती है। और यही वजह भी बना, यानी कि मुगल एम्पायर के डिक्लाइन का ये एक वजह भी बना, यानी 18th सेंचुरी का ये एक कंडीशन है। फिर एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है राइज ऑफ रीजनल पावर्स, यानी कि रीजनल पावर, जो क्षेत्रीय शक्तियां थी वो उभर रही थी। अब मैंने अभी आपको क्या बोला कि जब कभी भी सेंट्रल अथॉरिटी वीक होती है तो इनस्टेबिलिटी फैल जाती है, और जब कभी भी इनस्टेबिलिटी फैलेगी तो जो छोटे छोटे राज्य हैं वो अपने आप को पावरफुल डिक्लेयर करेंगे। जैसे हैदराबाद में निजामुल मुल्क ने हैदराबाद की स्थापना की दक्कन वाले रीजन में। बंगाल जो उस समय इकोनॉमिक पावर हाउस था, यानी मैंने पहले भी डिस्कस किया है कि बंगाल जो था बहुत ही ज्यादा रिच था मुगलों के समय। मुर्शिद कुली खान यहाँ पे रोल में आता है। अवध की स्थापना करता है सादत खां। पंजाब वाले रीजन में सिख जो है वो बहुत ज्यादा रिबेलियन करते हैं, विद्रोह करते हैं। रंजीत सिंह जो थे वो बहुत ज्यादा पंजाब को स्ट्रांग बना लेते हैं। मराठास जो थे वो एक टाइम पे ऑल इंडिया पावर के रूप में बहुत ही ज्यादा उभर चुके थे। तो ये 18th सेंचुरी की स्थिति है। साथ ही साथ एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि जो 18th सेंचुरी में इंडिया को यूनाइट होने से रोकता था वो था नेशनल यूनिटी की कमी, दैट इज लैक ऑफ नेशनल यूनिटी। यानी नेशनल लेवल पे लोगों के बीच में एकता नहीं थी। जब मुगल एम्पायर टूट रहा था तब कई सारी पावरफुल रीजनल स्टेट्स उभर के आए, जैसे मैंने आपको बताया मराठा, राजपूत, सिख, जाट और दूसरे लोकल रूलर्स। लेकिन ये जितने भी पावर्स थे, लोकल पावर्स थे, इनमें कोई एक नेशनल विजन या कोऑर्डिनेशन नहीं था। सब अपने अपने इंटरेस्ट के लिए लड़ रहे थे। क्लियर? यानी नेशनल लेवल पे ये लोग कुछ नहीं सोच रहे थे, सब कुछ पर्सनल लेवल पे ये लोग सोच रहे थे। मराठास जो थे वो उत्तर और दक्कन वाले रीजन में अपना साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे। जो राजपूत थे वो राजस्थान में अपनी ऑटोनॉमी को बनाए रखना चाहते थे। जो सिख थे वो पंजाब रीजन में अपना शासन एस्टैब्लिश करना चाह रहे थे। तो और फिर जो जाट जाट थे वो अपने लोकल एरिया में पावरफुल बनने की कोशिश कर रहे थे। एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने का कोई भी प्लान नहीं था इनके पास। कोई कॉमन एनिमी के अगेंस्ट यूनाइटेड फ्रंट नहीं था। सब इंडिपेंडेंट पावर सेंटर बन चुके थे, और इसी पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन का पूरा फायदा उठाया यूरोपियंस ने, खासकर ब्रिटिश और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने। उन्होंने लोकल रूलर्स के बीच की राइवलरी का यूज किया, कभी एक पार्टी को सपोर्ट किया तो कभी दूसरी पार्टी का सपोर्ट किया, लेकिन फायदा उन्होंने किया खुद का, और धीरे धीरे डिवाइड एंड डोमिनेट का फॉर्मूला अप्लाई किया, दैट इज डिवाइड एंड रूल का। और इसको आप कनेक्ट कर सकते हैं कर्नाटिक वॉर्स थे,
वार से, जो हमने 3 कर्नाटक युद्ध पे काफी डिटेल में डिस्कशन किया है अपने वीडियोस में, तो वहां से आप कनेक्ट कर सकते हैं इसको कि कैसे ब्रिटिशर्स और फ्रेंच जो है वो लोकल रूलर्स के राइवलरी का फायदा उठा के अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। तो अगर उस समय इंडिया के रीजनल पावर्स मिलकर एक यूनाइटेड फ्रंट बनाते तो आज भारत की स्थिति कुछ और रहती और शायद जो कॉलोनियल रूल की हिस्ट्री है वो अलग ही रहती। अब बात करते हैं एक और कोर रीजन की, दैट इज इकोनॉमिक एंड मिलिट्री वीकनेस, यानी आर्थिक और सैन्य कमजोरी। ये जो है ये मुगल एम्पायर के डिक्लाइन और इंडिया के बिखरने को और ज्यादा इंक्रीज करता है। 18th सेंचुरी तक भारत की जो एग्रेरियन इकोनॉमी थी, यानी कि खेती पर आधारित जो अर्थव्यवस्था थी, वो लगातार डिक्लाइन कर रही थी। कारण था कि लगातार युद्ध हो रहे थे, औरंगजेब ने लगातार 40 साल तक युद्ध किया था, बहुत ज्यादा लूटपाट हो रहा था और कोर्ट में भ्रष्टाचार जो है वो एकदम अपने पीक पे पहुंच चुका था, दैट वाज इंटरनल करप्शन। जो जमींदार और ऑफिशियल्स थे वो अपनी जेबों को भरने में लगे हुए थे और पेजेंट्स पे यानी किसान वगैरह पे बहुत ज्यादा टैक्स का बोझ बढ़ता जा रहा था। तो इन सब चीजों का रिजल्ट क्या हुआ? प्रोडक्शन गिर गया, उत्पादन में कमी हुई, लोग बेरोजगार हो गए और जो राजस्व प्रणाली थी, जो रेवेन्यू सिस्टम था, वो रेवेन्यू सिस्टम जो था वो कोलैप्स कर गया। ऊपर से जो ट्रेड एक समय भारतीय शासकों इंडियन रूलर्स के हाथ में होता था, वो धीरे धीरे अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के कंपनियों के पास चला गया। जो पोर्ट्स थे, यानी जो बंदरगाह थे, जो समुद्री रास्ते थे और इवन जो लोकल मार्केट थे, सब पर यूरोपियन कंपनीज का कब्जा होता जा रहा था और इंडियन रूलर्स अब व्यापारिक कंट्रोल भी खो रहे थे। मिलिट्री के फ्रंट पे भी हालत कुछ खास नहीं थे, यानी मिलिट्री भी जो थी वो कमजोर थी। किसी भी इंडियन रूलर के पास मॉडर्न आर्टिलरी नहीं थी, ना ही कोई स्ट्रॉन्ग नेवी थी। जो इनके पास आर्मीज थी वो आउटडेटेड थी, पुरानी हो चुकी थी, वो पूरी तरीके से ट्रेंड नहीं थी और उनमें डिसिप्लिन की कमी थी। वहीं अगर दूसरी तरफ आप देखें तो जो ब्रिटिशर्स थे, जो फ्रेंच ट्रूप्स थे, उनमें अनुशासन बहुत ज्यादा था, वो अच्छे से ट्रेनिंग कंप्लीट कर चुके थे और उनके पास आधुनिक हथियार थे और इसी वजह से छोटी फोर्स होने के बावजूद भी इन यूरोपियंस ने बड़ी बड़ी जीत हासिल कर ली। तो जब इकोनॉमी गिर रही हो, आर्मी आउटडेटेड हो और फॉरेन पावर्स मजबूत हो रही हो, तो ऑब्वियस सी बात है कि कोई भी साम्राज्य जो होगा उसका पतन लगभग सुनिश्चित हो जाएगा। क्लियर? अब एक और टॉपिक है यूरोपियन इन्फ्लुएंस ग्रोइंग, यानी कि यूरोपियों का जो प्रभाव था वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा था। तो अब देखो, 18th सेंचुरी के दौरान जब मुगल अथॉरिटी कमजोर थी और रीजनल पावर्स टूटी बिखरी थी, फ्रेगमेंटेड थी, तब अंग्रेज और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिर्फ ट्रेड तक सीमित रहने के बजाय लोकल पॉलिटिक्स में भी एक्टिवली इंटरफेयर करना स्टार्ट कर दिया। यानी लोकल पॉलिटिक्स में वो इंटरफेयर करना स्टार्ट कर दिए। उन्होंने लोकल रूलर्स के बीच के डिस्प्यूट में मध्यस्थता यानी मीडिएशन का रोल लेना शुरू किया, कभी एक नवाब के पक्ष में तो कभी उसके विरोधी के साथ मिलकर। ये जो इंटरवेंशन था ये उनको पॉलिटिकल लेजिटिमेसी और मिलिट्री फुटहोल्ड दोनों दे रहा था। धीरे धीरे उन्हें रेवेन्यू राइट्स, ट्रेडिंग प्रिविलेजेस और किले बनाने के अधिकार मिलते गए, जैसे दीवानी राइट्स इन बंगाल, जो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुआ था बैटल ऑफ बक्सर के बाद 1765 में, तो उसके तहत बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों को मिल गई थी। इंडियन रूलर्स खुद कभी भी उन फॉरेन कंपनीज पर मिलिट्री और आर्टिलरी सपोर्ट के लिए डिपेंड भी होने लगे, यानी कि जो भारतीय शासक थे वो इन फॉरेन कंपनियों के ऊपर भी डिपेंड होने लग रहे हैं। तो इसका नतीजा ये हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो व्यापारी बनकर भारत आई थी, और इसी ग्रोइंग इन्फ्लुएंस का रिजल्ट था कि ब्रिटिश कॉलोनियल एम्पायर जो है वो भारत में स्थापित होता है। तो इंटरनल वीकनेस के साथ साथ एक्सटर्नल मैनिपुलेशन बाय यूरोपियन पावर्स, इसने भी भारत के भविष्य को बदल कर रख दिया। तो ओवरऑल बोल सकते हैं कि जब लीडरशिप वीक हो, अर्थव्यवस्था गिर रही हो और विदेशी ताकतें अंदर तक घुस चुकी हो, तो किसी भी साम्राज्य का गिरना ऑलमोस्ट तय होता है और यही हुआ मुगल एम्पायर के साथ। तो ये जो टॉपिक है ये ना केवल यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, बल्कि एक लार्जर हिस्टोरिकल अंडरस्टैंडिंग के लिए भी ये क्रूशियल है कि कैसे भारत की पॉलिटिकल यूनिटी को खोखला करके जो कॉलोनियल रूल था उसकी नींव को भारत में स्थापित किया जाता है।
क्लियर। तो अब हम लोग डिस्कशन करते हैं कि जो उस समय मुगल एम्पायर था, क्योंकि 18th सेंचुरी में कौन सेंट्रल अथॉरिटी थी, तो वो मुगल्स थे। तो मुगल एम्पायर के सामने कौन कौन सी चैलेंजेस थी, तो इनके सामने एक्सटर्नल थ्रेट थे, साथ ही साथ इनके सामने इंटरनल थ्रेट्स भी थे, यानी कि विदेशी शक्तियों का इनके पास मतलब डर था। फिर इनके साम्राज्य में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स थी जो इनके लिए चैलेंज उभर कर सामने चैलेंज के तौर पे सामने आती है। तो 18th सेंचुरी के मध्य तक मुगल एम्पायर का जो पॉलिटिकल कंट्रोल था वो लगभग खत्म हो चुका था। अब भारत एक लीडरलेस और फ्रेगमेंटेड सोसाइटी में बदल रहा था, और इसी बीच अंदर और बाहर दोनों से भारत पर संकट टूट पड़े। एक तरफ थे एक्सटर्नल इन्वेडर्स जैसे नादिर शाह, जो कि ईरान का रूलर था। उसने 1739 में दिल्ली पर आक्रमण करके शाहजहां के तख्ते ताउस और कोहिनूर तक को लूट लिया, और उसके बाद उसका मिलिट्री जनरल आया अहमद शाह अब्दाली, जिसने बहुत बार भारत पर अटैक किया, और 1761 में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में उसने मराठा को भी हरा दिया, जो मराठा एक समय बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो चुके थे, और गद्दी पे वो अपने किसी मराठा भाई को बिठाना चाहते थे। यानी कि मराठा भाई का यहाँ सिंपल मतलब ये हो गया कि वो अपने में से ही किसी मराठी को, यानी मराठा एम्पायर के किसी पर्सन को भारत की गद्दी पे बिठाना चाहते थे। और वहीं दूसरी तरफ इंटरनल चैलेंजेस भी कम नहीं थे। जो रूलर्स थे वो बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गए थे, यानी जो उत्तराधिकारी थे अंग्रेज के वो बहुत ही ज्यादा कमजोर थे। रीजनल पावर्स एक दूसरे से आपस में ही लड़ रहे थे। लॉ एंड ऑर्डर का कोलैप्स हो चुका था, और जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर था, जो आर्थिक ढांचा था, वो लगातार कमजोर होते जा रहा था। तो इन सब चैलेंजेस ने एक ऐसा वैक्यूम क्रिएट कर दिया जिसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंटरफेयर करना नहीं बल्कि राज करना स्टार्ट कर दिया। दैट वाज ब्रिटिश राज। तो इस सेक्शन में हम डिटेल में देखते हैं कि कैसे एक्सटर्नल इन्वेजन और इंटरनल ब्रेकडाउन ने कॉलोनियल रूल के रास्ते को ओपन कर दिया। तो अब देखो, सबसे पहला जो मेजर एक्सटर्नल थ्रेट है वो है नादिर शाह का आक्रमण। 1738 से लेकर 1739 के अराउंड ये स्टार्ट होता है लगभग। क्लियर। तो अब देखो 1739 में उसने भारत पर इन्वेजन किया, भारत पर आक्रमण किया, और इसके पीछे कई सारे रीजंस थे। एक तो मुगलों की जो शक्ति थी वो लगातार छीन हो रही थी, वो कमजोर हो रही थी, उनका डिक्लाइन हो रहा था। उसके बाद भारत जो था वो काफी अमीर देश था, इसको सोने की चिड़िया कहा जाता था। और एक और मेन रीजन कि जो ईरान वाला रीजन था, जहां का शासक कौन था, तो नादिर शाह ईरान का शासक था। उस समय इसको पर्सिया बोलते थे। तो इसका एक विद्रोही था, एक पर्सन था ईरान का जो इसके खिलाफ विद्रोह रच रहा था। तो इसने, नादिर शाह ने उस पर्सन को खदेड़ा वहां से, तो वो उसको शरण किसने दिया, तो उसको शरण दिया मुगलों ने। तो इस कारण से नादिर शाह ने गुस्से में आकर सिंध से होते हुए लाहौर और फिर दिल्ली तक अटैक किया उसने। क्लियर। और जब वो दिल्ली पहुंचा तो मुगल एम्परर मोहम्मद शाह रंगीला के पास रोकने की ना तो मिलिट्री स्ट्रेंथ थी और ना ही प्लानिंग, यानी नादिर शाह मजबूत था, और मुगल एम्परर जो मोहम्मद शाह, नाम क्या था इसका टाइटल, तो रंगीला। तो ऑब्वियस सी बात है इसके पास मिलिट्री स्ट्रेंथ नहीं होगी और ना ही इसके पास कोई प्लानिंग होगी, क्योंकि ये तो हमेशा भोग विलास में व्यस्त रहता था। तो नादिर शाह ने दिल्ली में भयंकर भयंकर लूटपाट किया, कत्लेआम किया, नरसंहार किया, हजारों हजारों लोग मारे गए, 70 करोड़ रुपए इसने लगभग लूटे, और जो पीकॉक थ्रोन था, मयूर सिंहासन, और जो कोहिनूर हीरा था, कोहिनूर डायमंड, वहां तक इन सारी चीजों को लूट कर ये लेकर चला गया। और ये जो आक्रमण था ये सिर्फ लूट तक ही सीमित नहीं था, इसने मुगल एम्पायर के बचे खुचे प्रेस्टीज यानी इज्जत को भी इसने खत्म कर दिया। अब पूरी दुनिया को ये दिख गया कि दिल्ली जो है वो वल्नरेबल है, और ये एम्पायर अब बस नाम मात्र का एम्पायर है। फिर अब देखो, नादिर शाह के बाद आता है कौन, तो अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली जो था यह उसका मिलिट्री जनरल था उस समय, नादिर शाह के समय। तो अब अहमद शाह अब्दाली आता है। बाद में इसको अहमद शाह दुर्रानी भी बोलते हैं, तो दुर्रानी नाम मिलेगा तो वहां पे कंफ्यूज नहीं होना कि ये दुर्रानी कौन है। अहमद शाह अब्दाली का ही नाम है अहमद शाह दुर्रानी। इसने मल्टीपल इन्वेजन्स किए भारत पर, स्पेशली नॉर्थ वेस्ट से, यानी उत्तर पश्चिम का जो एरिया था, क्योंकि ये आक्रमण वहीं से होता था, ये फारस पर्सिया वाले रीजन से होके आते थे, तो उधर से ही भारत में एंटर करेंगे ये। 1748 से लेकर 1767 तक
इसने लगभग 7 से 8 बार भारत पर हमला किया। ये जो 7 और 8 लिखा है ना, कहीं कहीं ये 9 भी मिलेगा, कहीं कहीं ये 5 भी मिलेगा और कहीं कहीं 6 भी मिलेगा, तो वहां पे कंफ्यूज नहीं होना है। वैसे ज्यादा जो रिलायबल है वो 7 या 8 है। क्लियर? तो ये पहली बात तो इस पे सवाल पूछेगा नहीं, अगर पूछेगा भी तो इसी ऑप्शन के अराउंड आपको अपने डिस्क्रिप्शन विवेक का इस्तेमाल करके सवाल का जवाब देना है। वैसे वो इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अहमद शाह अब्दाली ने 1748 से लेकर 1767 तक बहुत बार भारत पर हमला किया। उसका मेन मकसद था लूटपाट करना और पंजाब और नॉर्थ इंडिया पर अपना कंट्रोल बनाना। और सबसे ज्यादा याद रखा जाता है उसका इन्वेजन जो हुआ था 1761 में। जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है 1761, जिसमें उसने मराठास के अगेंस्ट थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जीता। इस बैटल में मराठा और अब्दाली के बीच में भयंकर युद्ध हुआ। किस बैटल में? थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761। तो इसमें भयंकर बैटल होता है, बहुत ही खतरनाक युद्ध होता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मराठा जो है वो इसमें हार जाते हैं और उनकी जो पॉलिटिकल और मिलिट्री स्ट्रेंथ थी, जो राजनीतिक और सैन्य शक्ति थी, वो काफी कमजोर हो जाती है और फिर नॉर्थ इंडिया में एक पावर वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। अब्दाली तो वापस चला गया, लेकिन ये साबित हो गया था कि जो इंडिया की क्षेत्रीय शक्तियां हैं वो कोई भी एम्पायर उसके ऊपर डिपेंड नहीं हो सकता। यानी कि वो भी क्षेत्रीय शक्तियां तो हैं, लेकिन अखिल भारतीय शक्ति के रूप में वो एस्टैब्लिश अपने आप को नहीं कर पा रही हैं। उनमें यूनिटी नहीं थी और जो फॉरेन इन्वेजन था उसको रोकने के लिए उनके पास कोई भी प्लानिंग नहीं थी। क्लियर? तो ये जो फॉरेन इन्वेजन हुए उससे मुगल वीकनेस एक्सपोज हो गई पूरी दुनिया के सामने, इंडिया और ज्यादा फ्रेगमेंट हो गई। और जो अब देखो, अब फायदा कौन उठाएगा इस चीज का? तो ब्रिटिशर्स, क्योंकि अहमद शाह अब्दाली को यहाँ रूल करना ही नहीं था, वो बस लूटपाट करने आ रहा था और नॉर्थ वेस्ट वाले रीजन में हल्का फुल्का वो कंट्रोल चाहता था। तो अब मराठा हार चुके हैं, मुगल एम्पायर का पतन हो रहा है, एकदम खत्म हो चुका है मुगल एम्पायर, ये बात पूरी दुनिया को पता चल गई है, मुगल एम्पायर की कोई इज्जत नहीं है। तो अब फ्रांसीसियों को भी हरा के कौन आगे बढ़ा है? तो ब्रिटिशर्स। तो ये सब रास्ता किसके लिए खुलेगा? तो अंग्रेजों के लिए ये सब रास्ता खुलेगा। तो अपॉर्चुनिटीज कुछ ऐसी क्रिएट हो रही थी उस समय कि कॉलोनियल राज जो था वो ब्रिटिशर्स को एस्टैब्लिश करने में ज्यादा दिक्कत ही नहीं आएगी उस समय। क्लियर? अब देखो, अब यहाँ पे अगला जो अभी हमने बोला कि जो चैलेंजेस थे वो दो कैटेगरी में डिवाइड। एक तो एक्सटर्नल चैलेंजेस जो हमने डिस्कस कर लिया कि नादिर शाह का आक्रमण 1739 के अराउंड, अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण 1748 के बाद 1767 तक। फिर अब आता है इंटरनल चैलेंज। अभी जो इंटरनल चैलेंज है इसका मेन टॉपिक है वीक मुगल्स, यानी कि कमजोर मुगल्स, यानी कि उत्तरवर्ती मुगल, दैट इज लैटर मुगल्स। तो इसमें सिंपल सा डिस्कशन ये किया जाएगा कि कौन कौन से शासक है और उनकी क्या क्या ऐसी कमजोरी थी। तो इस पे मैंने बहुत ही ज्यादा डिटेल वे में वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, जिसका लिंक मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। आप उस वीडियो को देखें, फिर आपको एक सारा जो कॉन्सेप्ट है ये वाला वो काफी इजी वे में क्लियर हो जाएगा और आपको एडिशनल बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेंगी जो आपके नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग के लिए, जनरल नॉलेज के लिए और एग्जाम के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होगा। तो अब देखो, चैलेंजेस इनके सामने थे, किसके सामने? मुगल एम्पायर के सामने। एक्सटर्नल चैलेंजेस थे, इंटरनल चैलेंजेस थे। तो एक बेस तैयार हो रहा था। तो अब हम डिस्कशन करेंगे फाइनली मुगल एम्पायर का जो डिक्लाइन होता है उसमें कौन कौन से मेजर रीजंस हैं। तो इससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, ये जो पॉइंट मैं अभी बताने वाला हूं ये मेंस पर्सपेक्टिव से, और शेखर बंदोपाध्याय और स्पेक्ट्रम में ये चीज बताया गया, लेकिन शेखर बंदोपाध्याय जो है ये लगभग मेंस ओरिएंटेड और ऑप्शनल ओरिएंटेड बुक है, तो उसमें बहुत ही ज्यादा डिटेल में इसका डिस्कशन किया हुआ है। लेकिन मैं क्रिप्स आपको अगर बताता हूं मॉडर्न हिस्ट्री, स्पेक्ट्रम और शेखर बंदोपाध्याय पे बेस्ड, तो मुगल एम्पायर का जो डिक्लाइन था ना, इस पे हिस्टोरियंस भी बहुत ज्यादा डिवाइडेड रहे। हिस्टोरियंस का ये मानना है कि डाउनफॉल के पीछे मल्टीपल फैक्टर्स थे, लेकिन उनके जो व्यू पॉइंट्स हैं वो ब्रॉडली दो कैटेगरी में डिवाइड किए जा सकते हैं। एक है एम्पायर सेंट्रिक व्यू, यानी कि मुगल के इंटरनल कॉजेस, और यानी देखो अब एम्पायर सेंट्रिक व्यू दैट इज मुगल इंटरनल कॉजेस, यानी मुगलों की जो व्यवस्था थी तो उनकी आंतरिक व्यवस्था में कुछ कमजोरियां ऐसी थी कि जिससे जो एम्पायर था उसका डिक्लाइन हो गया। ये व्यू कहता है कि डिक्लाइन की असली वजह साम्राज्य का अपना इंटरनल फ्लॉ था, साम्राज्य की अपनी पॉलिसीज,
लीडरशिप क्राइसिस और एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रेकडाउन, यानी इनकी पॉलिसीज खराब थी। लीडरशिप में जो नेतृत्व था वो बढ़िया कोई नेतृत्व करने वाला नहीं था, जो प्रशासन था वो पूरी तरह से बिखर चुका था। अब कुछ इंपॉर्टेंट हिस्टोरियंस जो हैं वो इस स्कूल ऑफ थॉट से जुड़े हुए हैं, जैसे जदुनाथ सरकार ने का ये कहना है कि औरंगजेब की पॉलिसीज जो हैं वो बहुत ज्यादा बेकार थी। तो जदुनाथ सरकार ने औरंगजेब की पॉलिसीज पर शार्प क्रिटिसिज्म किया है। उनका कहना था कि रिलीजियस इनटॉलरेंस, स्पेशली हिंदू टेम्पल्स के खिलाफ एक्शन और दक्कन अभियान ने एम्पायर को पूरी तरह से एग्जॉस्ट कर दिया, आर्थिक रूप से भी और सैन्य रूप से, दैट इज फाइनेंशियली एंड मिलिटरली। फिर एक और हिस्टोरियन आते हैं आरसी मजूमदार। इन्होंने एम्फेसाइज किया कि जो मुगल एम्पायर है उसमें जो सक्सेशन वार्स हो रहे हैं वो उनके कारण इनका डिक्लाइन हो रहा है। किसका? मुगल एम्पायर का। ओवर सेंट्रलाइजेशन है और जो एडमिनिस्ट्रेटिव डीके है, ये सब डिक्लाइन के मेजर फैक्टर्स थे। उनका मानना था कि साम्राज्य अपने ही बोझ के नीचे टूट गया। फिर एक और हिस्टोरियन है इरफान हबीब, ये मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन है, मार्क्सवादी हैं। इन्होंने मेनली इकोनॉमिक क्राइसिस को रूट कॉज माना। उन्होंने जागीरदारी सिस्टम के ब्रेकडाउन को हाईलाइट किया, जो एग्रीकल्चरल स्ट्रेस और रेवेन्यू कोलैप्स की वजह बना। और जागीरदारी सिस्टम क्या है इस पे हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे, और हल्का सा मैं आपको मनसबदारी सिस्टम ही बताऊंगा। तो ये था एम्पायर सेंट्रिक व्यू कि एम्पायर के भीतर ही कुछ फ्लॉज थे, उनके भीतर ही कमी थी, जिससे मुगल एम्पायर का डाउनफॉल हुआ। दूसरा व्यू है, दूसरा स्कूल ऑफ थॉट है रीजन सेंट्रिक। रीजन सेंट्रिक ये दूसरा व्यू पॉइंट ये कहता है कि मुगल डिक्लाइन की वजह ऑल इंडिया लेवल पे रीजनल इनस्टेबिलिटी थी, यानी हर प्रोविंस में अलग अलग चैलेंजेस थे और वही एम्पायर के कोलैप्स बन गए। इस स्कूल ऑफ थॉट के कुछ इंपॉर्टेंट हिस्टोरियंस हैं, जैसे बर्टन स्टीन। ये कहते हैं कि मुगल डिक्लाइन एक नेचुरल प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन था। उनके अनुसार साम्राज्य का गिरना एम्पायर का फेल्योर नहीं था, बल्कि लोकल पावर के राइज होने के कारण एक हिस्टोरिकल डेवलपमेंट हुआ और इस कारण से साम्राज्य का पतन हुआ। एक और हिस्टोरियन है मुजफ्फर आलम। इन्होंने रीजनल डायनेमिक्स को हाईलाइट किया, जैसे अवध, बंगाल, हैदराबाद, इन जैसे स्टेट्स का उदय होना, जो अपने आप में स्ट्रांग हो गए और मुगल अथॉरिटी को चैलेंज करने लगे। तो हिस्टोरियन के इन दो व्यू पॉइंट से ये क्लियर है कि ना सिर्फ एम्पायर के आंतरिक समस्याएं, बल्कि बाहर की रीजनल और रीजनल प्रॉब्लम्स भी ये एम्पायर के डिक्लाइन का रीजन बनती है। क्लियर? और यूपीएससी या किसी भी एनालिटिकल डिस्कशन के लिए हमने अभी जो डिस्कशन किया है उससे हम एक बैलेंस्ड अप्रोच लेना होगा, जहां हम एम्पायर सेंट्रिक और रीजन सेंट्रिक दोनों कॉजेस को इंक्लूड करें, तभी हम मुगल डिक्लाइन की रियल कॉम्प्लेक्सिटी को समझ पाएंगे। क्लियर? तो ये मेंस पर्सपेक्टिव से मैंने आपको डिस्कशन किया है। अब हम लोग मेनली देखते हैं कि डिक्लाइन के पीछे कौन कौन से मेजर फैक्टर्स थे। तो यहाँ पे जो मैंने चीजें नोट डाउन की हैं वो ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर दिया है। कुछ चीजें हैं जैसे जागीरदारी क्राइसिस, मनसबदारी सिस्टम, एलिजियंस ऑफ द जमींदार, इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर, मिलिट्री फेलियर्स। तो इन सब चीजों पे अभी हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे ताकि माइंड में कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। अब ये देखो, जब लास्ट वाला वीडियो आप देखोगे जो मैंने आपको रिकमेंड किया देखने के लिए, तो ये जो पहला रीजन है ना, ये ऑटोमेटिकली आपको क्लियर हो जाएगा। वीक सक्सेसर्स आफ्टर औरंगजेब, फ्रीक्वेंट वॉर्स ऑफ सक्सेशन, करप्शन एंड फैक्शनलिज्म अमंग नोबल्स, मिलिट्री वीकनेस एंड आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, राइज ऑफ पावरफुल रीजनल स्टेट्स। इस पे हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। और ये जो चारों पॉइंट है, ये चारों पॉइंट आप लास्ट वीडियो देखोगे तो ऑटोमेटिक वो क्लियर हो जाएगा। फिर भी मैं हल्का सा एक आइडिया आपको दे रहा हूं कि औरंगजेब के बाद जितने भी रूलर्स आए थे, जो भी उसके सक्सेसर थे, उत्तराधिकारी थे, वो बहुत ही ज्यादा कमजोर थे। उनके बीच में लगातार उत्तराधिकार का युद्ध हो रहा था, फैक्शनलिज्म इंक्रीज हो गया था। यानी कि जब आप पढ़ोगे, लास्ट वीडियो देखोगे, तो आपको पता चलेगा कि 1712 के अराउंड मुगल एम्पायर में एक नया एलिमेंट एंटर कर चुका था और वो था पावरफुल नोबल्स। पहले जो उत्तराधिकार का युद्ध होता था वो केवल राजा के बेटों में, बादशाह के बेटों में ही होता था और उसमें बाहरी जो नोबल्स वगैरह थे, कोर्टियर थे, उनका हल्का फुल्का रोल होता था। लेकिन 1712 के अराउंड क्या होता है कि जो ये नोबल्स थे ना, ये खुद अब या तो गद्दी के दावेदार बन जा रहे, हकदार, गद्दी के लिए दावा करने लग रहे हैं, या फिर इनका जो इम्पैक्ट है वो बहुत ही ज्यादा अलग लेवल पे इंक्रीज हो जाएगा।
जैसे जुल्फिकार खां आपको देखने को मिलेगा, सैयद ब्रदर्स आपको मिलेंगे, निजामुल मुल्क मिलेगा। क्लियर। फिर अब क्या हुआ, जो कोर्ट था, जो कोर्ट पॉलिटिक्स था, जो फैक्शनलिज्म था, कोर्ट में ईरानी थे, तुर्रानी थे, हिंदुस्तानी ग्रुप थे, अलग अलग ग्रुप थे। तो इन सब ने अपना एक दल बना लिया था, एक ग्रुप बना लिया था, और ये सभी चाहते थे कि इनका जो फेवरेट पर्सन है ना वही गद्दी पे बैठे, ताकि जब वो गद्दी पे बैठ जाए तब वो इनका हेल्प ले सके। यानी कि ये जो दरबारी थे वो उस गद्दी पे बैठाने के बाद उस बादशाह का फायदा ले सके। तो बहुत ही ज्यादा ये सारी चीजें चल रही थी। मिलिट्री जो थी कमजोर हो चुकी थी क्योंकि पैसे की कमी होने लगी थी, और ये मिलिट्री में कोई भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं कर रहे थे। मिलिट्री वही पुरानी व्यवस्था पे ही इनकी आधारित थी। राइज ऑफ रीजनल स्टेट्स, ये हल्का सा क्लियर होना चाहिए कि क्षेत्रीय शक्ति है, जो जब कभी भी सेंट्रल अथॉरिटी वीक होती है तो रीजनल पावर्स का राइज होता है। जब रीजनल पावर्स राइज होगी और सेंट्रल अथॉरिटी वीक होगी तब वो सेंट्रल अथॉरिटी को चैलेंज करेंगी, और सेंट्रल अथॉरिटी जो होगी, जो एम्पायर होगा, उसका डाउनफॉल होगा। क्लियर। फॉरेन इन्वेजन्स, ये इस वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया, पहले वाले वीडियो में मैंने डिस्कस किया है, और इस वीडियो में मैंने इस पे डिटेल में डिस्कशन कर दिया। नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण, हु इज आल्सो नोन एज अहमद शाह दुर्रानी। यूरोपियन इंटरफेरेंस एंड कोलोनियल एक्सपेंशन, ये जब एडवेंट ऑफ यूरोपियंस पढ़ रहे हैं वहां से आपको रिलेट करना है इस चीज को, और साथ ही और फिर कर्नाटिक वार जो मैंने पढ़ाया वहां से आप इसको रिलेट कर सकते हो। यानी बस मैं ये बोलना चाहता हूं कि लिंक करना है आपको चीजों को, जब तक आप लिंक नहीं करोगे तब तक चीजें आपके माइंड में रिटेन नहीं होंगी। तो ये सारी चीजें हम लोग काफी डिटेल में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और टॉपिक से आपको सिंपल समझ आना चाहिए। यूरोपियन इंटरफेरेंस, यानी जो यूरोपीय लोग थे वो भारत के पॉलिटिक्स में अब एंटर कर चुके थे, और बहुत ज्यादा लोकल पॉलिटिक्स जो था उसमें वो इंटरफेयर कर रहे थे। कभी एक पार्टी को, कभी दूसरी पार्टी को, डिवाइड एंड रूल, डिवाइड एंड डोमिनेट वाला वो सिस्टम फॉलो कर रहे थे। अब आता है जागीरदारी क्राइसिस। अब ये जागीरदारी क्राइसिस क्या है, तो बस आप ध्यान से इसको सुनो, आपको काफी इजीली ये समझ में आ जाएगा। जागीरदारी क्राइसिस, दैट इज जागीरदारी संकट। तो जागीरदारी क्राइसिस को समझने से पहले हम लोगों को एक चीज समझना होगा, मनसबदारी सिस्टम। क्या? मनसबदारी सिस्टम यानी कि मनसबदारी व्यवस्था, मनसबदारी प्रणाली। तो देखो, मुगल जो प्रशासन था, जो मुगल एडमिनिस्ट्रेशन था, उसकी सबसे इंपॉर्टेंट खासियत थी मनसबदारी सिस्टम। ये सिस्टम सिर्फ एक मिलिट्री या रैंक स्ट्रक्चर नहीं था, ये पूरे साम्राज्य का प्रशासनिक, सैन्य और राजस्व प्रणाली का ढांचा था। यानी कि पूरे एम्पायर का ये एडमिनिस्ट्रेटिव, मिलिट्री और रेवेन्यू फ्रेमवर्क था। तो अभी हम लोग डिटेल में इसको समझते हैं। मनसबदारी सिस्टम क्या था, कैसे काम करता था, और इसका इंपॉर्टेंस क्या था। तो मनसबदारी सिस्टम को ऑफिशियली इंट्रोड्यूस किया था किसने, तो अकबर ने। अकबर का टाइम पीरियड क्या है, 1556 से लेकर 1605। तो अकबर ने मनसबदारी सिस्टम को ऑफिशियली इंट्रोड्यूस किया था, लेकिन इसका जो कॉन्सेप्ट था ये सेंट्रल एशिया से आया था, जहां रैंक बेस्ड मिलिट्री ट्रेडिशन था। मनसब, अब देखो, सेंट्रल एशिया से आया है, और जो वर्ड है मनसब, ये एक अरबी शब्द है, अरेबिक वर्ड है, जिसका मतलब होता है रैंक या फिर पोजीशन। क्लियर। अकबर ने इस सिस्टम के जरिए अपने एम्पायर के ऑफिशियल्स को ऑर्गेनाइज किया, संगठित किया, मिलिट्री और सिविल दोनों रोल्स के लिए। हर मुगल ऑफिसर या नोबल को एक मनसब असाइन किया जाता था, या ये जो मनसब था ये एक तरीके का रैंक होता था जिससे उसका स्टेटस और ड्यूटी फिक्स होता था। मनसब जो था ये 2 नंबर में होता था, यानी दो एस्पेक्ट आप इसका समझो, एक जात और दूसरा सवार। जात का मतलब हो गया पर्सनल रैंक ऑफ द ऑफिसर, यानी कोई ऑफिसर है उसका जो पर्सनल रैंक है उसको जात बोलते थे। सवार का मतलब हो गया कितने घुड़सवार उसको मेंटेन करने हैं, कैवेलरी मैन उसको कितने रखने हैं, वो उसको बोलते थे सवार। एग्जाम्पल के लिए, अगर किसी का रैंक है 5000 जात और 2000 सवार, तो उसका पर्सनल स्टेटस है 5000 लेवल का, और उसे 2000 कैवेलरी को मेंटेन करना है, 2000 कैवेलरी सोल्जर्स को मेंटेन करना होगा। वैसे ही अगर किसी का रैंक है 2000 जात और 500 सवार, तो उसका पर्सनल स्टेटस है 2000 लेवल का, और जो सवार है वो 500 सवार, यानी कि 500 सोल्जर्स कैवेलरी उसको मेंटेन करना होंगे। तो मनसबदार जो थे ये डायरेक्टली बादशाह के अंदर होते थे, और उन्हें सैलरी मिलती थी या तो कैश के फॉर्म में, अगर कैश मिलता है तो उसको नकदी मनसबदार बोलते थे, यानी नगद, और जागीर मिलती थी तो उसको जागीरदार मनसबदार बोलते थे। क्लियर।
जागीर का मतलब लैंड, भूमि। तो उनको रेवेन्यूज राइट दिए जाते थे, लेकिन लैंड का ओनरशिप उसको नहीं मिल, यानी कि जो जागीरदार मनसबदार थे उनको टैक्स वसूलने का अधिकार तो मिलता था, लेकिन उस जमीन का उसको स्वामित्व यानी कि ओनरशिप नहीं मिलता था। हर मनसबदार को अपने सोल्जर्स की इंस्पेक्शन और हुजूर में परेड करानी होती थी, ताकि जो एम्पेरर है, जो बादशाह है, वो वेरीफाई कर सके कि उसकी आर्मी मेंटेन है कि नहीं। मनसबदार का जो रैंक था ये 10 से शुरू होता था और 10,000 या इससे ज्यादा तक जा सकता था। हायर रैंक यानी कि जिसका रैंक जितना हाई होगा उसके पास उतना ही पावर होगा, उसके पास उतना ही जागीर होगी, उसको उतना ही सैलरी मिलेगा अगर जागीर नहीं दिया जा रहा तब, और उसके पास उतना ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा। क्लियर? अब देखो, तो मनसबदारी सिस्टम क्या है ये आपको समझ आ गया होगा। यानी कि जात है, सवार है, यानी कि ऑफिशियल्स को रैंक दिया जा रहा है, उनको उनका पर्सनल हायर पर्सनल स्टेटस क्या है, फिर उसको कितना आर्मी को मेंटेन करना, ये तो सारा सिस्टम जो है, यानी ये एक तरीके का मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी सिस्टम है। क्लियर? सैन्य प्रशासनिक व्यवस्था है ये। अब देखो, अब जागीरदारी सिस्टम क्या है, मनसबदारी सिस्टम क्या है ये हमने समझ लिया। अब जागीरदारी सिस्टम क्या है, अब देखो। तो मुगल एम्पायर का जो एडमिनिस्ट्रेटिव और रेवेन्यू सिस्टम था ना, जो प्रशासनिक और राजस्व प्रणाली थी, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी, और उसका एक सेंट्रल पिलर था जागीरदारी सिस्टम। ये सिस्टम डायरेक्टली लिंक है मनसबदारी सिस्टम से, और इसी के थ्रू एम्पायर का रेवेन्यू और सैलरी स्ट्रक्चर मैनेज होता था। तो अब देखते हैं इसको, जागीरदारी सिस्टम क्या था, कैसे काम करता था, और इसमें क्राइसिस क्यों आया। तो जागीरदारी सिस्टम एक ऐसा सिस्टम था जिसमें मुगल एम्पायर अपने ऑफिशियल्स को सैलरी कैश में नहीं बल्कि लैंड रेवेन्यू राइट्स के रूप में देता था। यानी जो भी ऑफिशियल्स हैं, जो भी सरकारी आदमी हैं, उनको वो सैलरी नहीं दे रहा है, बल्कि उनको भू राजस्व अधिकार दे रहा है। यानी कोई जमीन है, जमीन से आप टैक्स वसूल लो, तो ये हो गया भू राजस्व अधिकार, दैट इज लैंड रेवेन्यू राइट्स। तो इन लैंड रेवेन्यू असाइनमेंट को जागीर कहा जाता था, और जिस आदमी को ये जागीर मिलती थी उसे कहते थे जागीरदार। हर मनसबदार को, यानी जो जागीरदार मनसबदार है, हर मनसबदार को नहीं, जागीरदार मनसबदार को, क्योंकि नकदी मनसबदार भी है, ठीक है। तो जो जागीरदार मनसबदार थे उनको जागीर असाइन की जाती थी, ताकि वो उस एरिया का टैक्स कलेक्ट कर सकें, रेवेन्यू कलेक्ट कर सकें, अपनी सैलरी निकाल सकें, अपने सवार को मेंटेन कर सकें, प्रशासन का खर्चा चला सकें। यानी जागीर थी एक तरह की रेवेन्यू बेस्ड सैलरी सिस्टम। जागीरदार को एक एरिया असाइन किया जाता था, उस एरिया का एस्टिमेटेड रेवेन्यू डिसाइड होता था। जागीरदार उस जमा का कुछ हिस्सा यूज करता था अपने ऊपर और अपने आर्मी के खर्चा के लिए, और बाकी रेवेन्यू सेंट्रल गवर्नमेंट को भेज देता था। मुगल एम्पायर का जो देखो, अब ये जो बाकी रेवेन्यू है ना, ये कितना भेजना है कितना नहीं भेजना है, ये कुछ एकदम स्पेसिफिक नहीं बोल सकते हैं कि ये डिसाइडेड था कि इतना ही भेजना है। ये डिफर करता है, क्योंकि आप जब डिटेल में और पढ़ोगे इसमें, तो इसमें वतन जागीरदार भी आते हैं। वतन जागीर के भी दो टाइप थे, एक वतन जागीर था, तनख्वाह जागीर था, एक ट्रांसफरेबल जागीर था, फिर नॉन ट्रांसफरेबल जागीर था। तो इसमें बहुत ज्यादा डिटेल में, लेकिन उतना डिटेल में नहीं जाना है, वो ऑप्शनल के लिए है। तो बस मैं आपको ये चीज समझाना चाह रहा हूँ कि जो जागीरदारी सिस्टम है ना, इसमें जो ऑफिशियल्स थे उनको जागीर दी जाती थी, भूमि दी जाती थी, और उसी से वो अपना खर्चा चलाते थे। अपनी जो वो आर्मी को मेंटेन करना होता था उनको, अपने एम्पेरर के लिए, बादशाह के लिए, उसका भी वो खर्चा उसी के टैक्स से चलाते थे, और कुछ पैसा वो बादशाह को ही भेजते थे। क्लियर? लेकिन ये डिपेंड कर रहा है अलग अलग सिस्टम पे। तो मुगल एम्पायर का एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर जो था वो बहुत ही सिस्टमेटिक था, लेकिन उसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट था मनसबदारी और जागीरदारी सिस्टम, जो अभी मैंने आपको बताया। तो मैं अब देखो, फिर से मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि ये जो दोनों सिस्टम है ना, ये दोनों एक दूसरे से डायरेक्टली लिंक है, और जब इनका बैलेंस बिगड़ जाएगा तब आता है, होता है जागीरदारी क्राइसिस, जागीरदारी संकट, जो मुगल एम्पायर के डिक्लाइन का एक मेजर रीजन बन गया। देखो, अब जागीरदारी क्राइसिस आखिर स्टार्ट कैसे होगा, तो जागीर की कमी हो जाएगी। औरंगजेब के बाद जब एम्पायर एक्सपेंड नहीं हुआ, मैप आपने देखा होगा लास्ट वीडियो में कि औरंगजेब का एम्पायर एकदम लगभग साउथ तक जाता है, उसके बाद एक्सपेंशन नहीं हुआ, लेकिन नए मनसबदार अपॉइंट होते रहे। जागीर लिमिटेड थी लेकिन डिमांड ज्यादा थी,
और इस वजह से जागीर मिलने के लिए कोर्ट में कंपटीशन और झगड़ा बढ़ गया। जागीरदार को एक ही जागीर में ज्यादा समय तक नहीं रखा जाता था, उन्हें बार बार ट्रांसफर किया जाता था ताकि वो करप्ट ना हो जाए। लेकिन इसका रिजल्ट ये हुआ कि जागीरदार सिर्फ शॉर्ट टर्म प्रॉफिट देखते थे, पेजेंट से ज्यादा टैक्स लेते थे और लैंड इंप्रूवमेंट में कोई भी इंटरेस्ट नहीं लेते थे। यानी कि उनको पता था कि ये जमीन तो मेरी हमेशा के लिए है ही नहीं, तो मैं क्यों इसमें इन्वेस्टमेंट करूं, और मैं इतना करता हूं कि जितना इस पे जो किसान वगैरह काम कर रहे हैं उससे जितना टैक्स मैं ले सकता हूं उतना टैक्स मैं ले लेता हूं। तो कई जागीरदार ने फेक सोल्जर्स दिखाकर सवार के भी पैसे लिए। रेवेन्यू ऑफिसर्स और जागीरदार ने मिलकर बहुत सारे गलत अकाउंट भी बनाए। तो इस वजह ने एम्पायर का जो फिस्कल सिस्टम था उसको कोलैप्स कर दिया। जब जागीरदार को सही टाइम पे जागीर नहीं मिलता था या रेवेन्यू कम होता था तो वो सवार सोल्जर्स मेंटेन नहीं कर पाता था, जिससे मुगल आर्मी की स्ट्रेंथ भी धीरे धीरे गिरती गई। क्योंकि ये जो जागीरदार मनसबदार थे, इन्हीं लोगों को मिलिट्री भी मेंटेन करनी थी एम्पायर के लिए। तो मनसबदारी और जागीरदारी सिस्टम इनिशियली मुगल रूल्स को स्ट्रांग बनाते थे, लेकिन जब इन सिस्टम में इम्बैलेंस आया तो यानी कि जब जागीरदार सिर्फ पैसा कमाने लगे और एम्पायर जो था वो वीक हो गया, तब शुरू हुआ जागीरदारी क्राइसिस। और इसी क्राइसिस ने मुगल एडमिनिस्ट्रेशन, मुगल इकोनॉमी, मुगल आर्मी तीनों को अंदर से एकदम कोलैप्स कर दिया। क्लियर? अब देखो अगला है शिफ्टिंग एलिजियंस ऑफ द जमींदार्स। अब इस पे हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो मेडाइवल इंडिया में जो मुगल एम्पायर था उसके साथ दो पावरफुल क्लासेस होती थी, वो थे नोबल्स और जमींदार। इन दोनों ने मिलकर एम्पायर के अंदर पावर शेयर किया था। तो ये जमींदार कौन थे? क्योंकि हम लोग अभी जमींदार के एलिजियंस के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, तो ऑब्वियस सी बात हम लोग जमींदार पे डिस्कशन करेंगे। तो जमींदार जो थे वो हेरिडेटरी लैंड ओनर्स थे। इनके अपने इलाके पर पुराना कब्जा था। इन्हें अलग अलग रीजन में अलग अलग नाम से जाना जाता था, जैसे राजा, ठाकुर, खूत, देशमुख, राय एक्सेट्रा। ये लोग सिर्फ लैंड ओनिंग क्लास नहीं थे, इनका एम्पायर में एडमिनिस्ट्रेटिव और मिलिट्री रोल भी इंपॉर्टेंट था। ये रेवेन्यू कलेक्ट करने में भी हेल्प करते थे और लोकल लेवल पर गवर्नेंस भी ये संभालते थे। जमींदार के पास अपने खुद के सोल्जर भी होते थे, जिनका यूज वो लोकल डिस्प्यूट और रेवेन्यू एनफोर्समेंट के लिए करते थे। मुगल्स स्पेशली अकबर से लेकर औरंगजेब तक हमेशा कोशिश करते रहे कि जमींदार की पावर को कंट्रोल में रखा जाए और पेजेंट्स के साथ डायरेक्ट कंट्रोल एस्टैब्लिश करें। लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये थी कि जमींदार अपने एरियाज में बहुत स्ट्रांग और डीपली रूटेड हो गए थे। औरंगजेब के समय जमींदार की पावर और इन्फ्लुएंस और भी ज्यादा बढ़ गई। वो सिर्फ रेवेन्यू कलेक्टर नहीं रहे, बल्कि उन्होंने रीजनल लॉयल्टी डेवलप करनी भी शुरू कर दी। इसका मतलब था कि वो एम्पायर से ज्यादा अपने क्षेत्र, जाति और लोकल रूलर्स के प्रति लॉयल होने लगे। तो इस शिफ्टिंग लॉयल्टी का सबसे बड़ा नतीजा ये हुआ कि जमींदार और नोबल ने मिलकर मुगल एम्पायर की वीकनेस का फायदा उठाया और इंडिपेंडेंट किंगडम भी एस्टैब्लिश कर दिया। यानी कि मुगल सेंट्रल अथॉरिटी का कोलैप्स होने लगा और रीजनल फ्रेगमेंटेशन बढ़ने लगी। जमींदार जो पहले मुगल एम्पायर के लिए एक स्ट्रेंथ थे, वो धीरे धीरे एक चैलेंज बन गए और उनका रीजनल पावर और रॉयल्टी का शिफ्ट अल्टीमेटली एम्पायर को डिसइंटीग्रेट कर दिया। क्लियर? अब देखो, अब आता है इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स। अब ये इकोनॉमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम क्या है? तो मुगल एम्पायर के डिक्लाइन में सिर्फ पॉलिटिकल या मिलिट्री रीजंस नहीं थे, बल्कि इकोनॉमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स भी काफी ज्यादा थे। और ये प्रॉब्लम्स औरंगजेब के समय ही शुरू होने लगे थे और उसके बाद भी बढ़ते गए। सबसे बड़ी समस्या थी बेजागीरी यानी जागीरों की कमी। जब एम्पायर बड़ा था तो नए अमीर और मनसबदार अपॉइंट होते गए, लेकिन लैंड तो लिमिटेड थी, तो सबको जागीर देना मुश्किल हो गया। औरंगजेब ने इस प्रॉब्लम का टेम्पोररी सॉल्यूशन निकाला था। उसने जागीर की इनकम को रिकॉर्ड्स में ज्यादा दिखाया, लेकिन ये एक शॉर्ट साइटेड स्टेप था, उसने दूर का नहीं सोचा। अमीर लोग जब जागीर लेते तो वो पूरी कोशिश करते कि रिकॉर्डेड इनकम वसूला जाए, और इनका बर्डन गिरता था किस पे? पेजेंट्स पे। और इस वजह से अमीर भी नाराज हो गए, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे रियलिटी जो थी वो अलग थी। औरंगजेब ने पेपर पे कुछ और दिखाया था कि इतना इनकम मिलता है, लेकिन रियलिटी में वो कुछ और था। तो जो वसूली करने वाले थे वो भी खफा हो गए। पेजेंट्स पे भी प्रेशर बहुत ज्यादा हुआ, उनका शोषण बहुत ज्यादा किया जाने लगा। एम्पेयर्स और नोबल्स दोनों का जो लग्जरियस लाइफ स्टाइल था, और फिर जो वर्षों तक जो वार चले,
इन सब ने स्टेट के खर्चा को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। साथ ही जो खालिसा लैंड था जो डायरेक्टली स्टेट के कंट्रोल में होता था, उसका एरिया भी कम होता जा रहा था। रिजल्ट हुआ कि इनकम कम थी, लेकिन जो खर्चा था वो उससे कई गुना ज्यादा था। तो इस पीरियड में मुगल इकोनॉमी में कोई भी मेजर साइंटिफिक या टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन भी नहीं हुआ था, जैसा यूरोप में हुआ था रेनेसा के टाइम, जो प्रोडक्शन या रेवेन्यू को बूस्ट कर सके। ठीक है, इकोनॉमी जो थी वो स्टैग्नेंट हो गई थी और जो एग्रेरियन बेस था उस पर पूरा प्रेशर था। तो मुगल एम्पायर सिर्फ बैटलफील्ड पर नहीं हारा, वो अपने अंदर से इकोनॉमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव कोलैप्स की वजह से भी टूट गया। बेजागिरी, पेजेंट एक्सप्लॉइटेशन, बजट डेफिसिट, टेक्नोलॉजिकल स्टैग्नेशन और एम्पायर का ओवर सेंट्रलाइजेशन, ये सब मिलकर मुगल डाउनफॉल का इकोनॉमिक बेस तय कर चुके थे। क्लियर? तो नीचे नोट्स में मैंने यहाँ पे आपको वही मनसबदारी सिस्टम और जागीरदारी सिस्टम जो है उसका नोट्स मैंने आपको प्रोवाइड किया, ताकि आप उसे रिवीजन के टाइम आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। क्लियर? तो अब हम लोग का लेक्चर यहाँ पे समाप्त होता है। तो फिर भी हम लोग फाइनली ये बोल सकते हैं कि मुगल एम्पायर का डिक्लाइन एक दिन में नहीं हुआ था, बल्कि ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस था जो हुआ अंदर से भी और बाहर से भी। दैट वाज एक्सटर्नल थ्रेट एंड इंटरनल थ्रेट, जिसे हमने चैलेंजेस में कवर किया। तो आंतरिक कारण, औरंगजेब के बाद कमजोर उत्तराधिकारी, जागीरदारी संकट, मनसबदारी संकट, भ्रष्टाचार, कोर्ट पॉलिटिक्स, एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर, किसानों का शोषण, फिर जो राजस्व था यानी जो रेवेन्यू था, रेवेन्यू क्राइसिस, फिर जो इकोनॉमिक सिस्टम था उसके धीरे धीरे पतन होना, इतने बड़े साम्राज्य पर सेंटर से बस एक सिंगल सेंटर होना, इन सब से एम्पायर कमजोर हुआ। साथ ही साथ नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली जैसे आक्रमणकारी, मराठा, सिख, अवध और हैदराबाद जैसी क्षेत्रीय शक्तियों का उदय, अंग्रेज और फ्रांसीसी कंपनियों का भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप, समुद्री व्यापार पर यूरोपीय नियंत्रण का बढ़ना। जब तक अकबर, जहांगीर और शाहजहां जैसे मजबूत सम्राट थे, तब तक साम्राज्य केंद्रित, स्थिर और संगठित था। लेकिन औरंगजेब के बाद न तो नेतृत्व मजबूत रहा और न ही प्रशासन। ठीक है, तो नेतृत्व की कमजोरी के साथ साथ यानी कमजोर लीडरशिप के साथ साथ जो मिलिट्री थी, जो इकोनॉमी थी, जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर था, वो भी धीरे धीरे कोलैप्स होने लगा। और इन सभी चीजों ने मिलकर मुगल साम्राज्य को पतन की ओर ढकेल दिया। तो अब यहाँ पे हमारा लेक्चर होता है समाप्त, और इसके बाद आप देखेंगे कि कैसे रीजनल पावर्स का राइज होता है। उसे हम लोग ज्यादा डिटेल में नहीं, हल्का सा डिस्कशन करेंगे रीजनल पावर्स के राइज में, लेकिन डिटेल में हल्का सा डिस्कशन करते करते वो ज्यादा बड़ा हो जाता है, लेकिन फिर भी वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, तो उस पर हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो अगले वीडियो हम लोग रीजनल पावर के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो ओवरऑल बस मैं ये यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि इंडिया ऑन द ईव ऑफ ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट, तो ये सारे चीजें हमने डिस्कस कर ली कि 18th सेंचुरी में इंडिया की क्या स्थिति थी, जो वीक मुगल्स थे उनका क्या सिस्टम है, फिर ऐसी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो गई इंडिया में कि ब्रिटिशर्स का जो कॉलोनियल रूल था वो एस्टैब्लिश हो गया। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।